इस बार पश्चिम बंगाल में कौन मारेगा बाजी? क्या वामपंथी अपना आखिरी किला बचा पाएंगे? क्या बांग्लादेश को 35 साल बाद मिलेगा नया प्रधानमंत्री? इस साल ट्रंप पर क्या फैसला लेगी अमेरिकी जनता? क्या 2026 में दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा? क्या अरबों लोगों की आवाज तानाशाही को हराकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी? जवाब मिलेगा इस साल, क्योंकि 2026 सिर्फ चुनावों का नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य का भी साल है। भारत में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों में लोग अपनी और अपने देश की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक, तमिलनाडु से लेकर केरल तक, हर जगह सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से लेकर इजराइल तक, दुनिया के हर कोने में चुनावी संग्राम होने वाला है। भारत की 17% आबादी वोट डालने वाली है, यानी तकरीबन 24 करोड़ लोग तय करेंगे कि उनके राज्यों में कौन सरकार बनाएगा। इन चुनावों में 3 ऐसे राज्य भी हैं जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई: पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। ये तीनों राज्य बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। तो क्या इस बार यहां बदलाव होगा या पुरानी स्थिति बनी रहेगी? पश्चिम बंगाल में 2011 से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। 2011, 2016, 2021 लगातार 3 बार वो सत्ता में आई। अब 2026 में अगर वो फिर से जीती तो इतिहास रच देंगी। वो किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी जो लगातार 4थी बार सत्ता में आएंगी। अभी तक ये रिकॉर्ड तमिलनाडु की जयललिता के नाम है, लेकिन कुछ फर्क है। वो 5 बार मुख्यमंत्री जरूर बनी, लेकिन उनके कार्यकाल लगातार नहीं थे। बीच बीच में उन्हें सत्ता से बाहर भी जाना पड़ा। अगर ममता बनर्जी लगातार 4थी बार जीतती है तो ये नया रिकॉर्ड होगा। टीएमसी का जमीनी संगठन बहुत मजबूत है और ममता बनर्जी का जनाधार भी कायम है, लेकिन बंगाल में बीजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में उतरी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, जो उनके लिए एक बड़ी छलांग थी। तब पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। इस बार बीजेपी ममता सरकार को हटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 6 महीनों में कई बार बंगाल का दौरा किया है। बंगाल में खास बात यह है कि यहां सिर्फ हिंदू वोट बैंक से चुनाव नहीं जीता जा सकता। राज्य की करीब 30% मुस्लिम आबादी टीएमसी का साथ देती है। ममता बनर्जी ने इस वोट बैंक को बहुत मजबूती से साधा हुआ है। तो बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति काम नहीं आएगी। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए तो यहां वापसी करना लगभग असंभव सा लगता है। 2021 के चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी। बात असम की करते हैं तो वहां 2016 से बीजेपी की सरकार है। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे और हिमंता बिस्वा शर्मा 2021 से मुख्यमंत्री हैं। वो बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और बीजेपी ने इस बार 100 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए पार्टी हर मोर्चे पर सक्रिय है। असम में 3 बड़े मुद्दे हैं: बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और असमिया पहचान। बीजेपी इन तीनों मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी है। खासकर बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर असम का बड़ा हिस्सा है और यहाँ घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से गर्म रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश से आने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए। उन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर कई बार विवादित बयान भी दिए हैं। असम में सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे भी चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है: असमिया, अस्मिता और हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना। दूसरी तरफ कांग्रेस ने असम में 8 पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन में AIUDF जैसी पार्टियां भी शामिल हैं, जिनकी मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है।
कांग्रेस की कोशिश है कि विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को रोका जाए, लेकिन असम में बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है और हिमंता बिस्वा शर्मा की छवि भी अच्छी है, तो यहां बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा। तमिलनाडु भारत का इकलौता ऐसा बड़ा राज्य है जहां पिछले 60 साल से ना तो कांग्रेस की सरकार बनी ना ही बीजेपी की। यहां की राजनीति पर डीएमके और एआईएडीएमके का पूरा कब्जा रहा है। 1967 से लेकर अब तक तमिलनाडु में सिर्फ इन्हीं दो पार्टियों ने राज किया है। ये द्रविड़ राजनीति का गढ़ है। इस बार तमिलनाडु में चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि सुपरस्टार विजय ने अपनी पार्टी टीवीके बनाई है। विजय की लोकप्रियता तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है और उनकी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि विजय की पार्टी चुनाव पर कितना असर डालती है। क्या वो डीएमके एआईएडीएमके की दो दलीय व्यवस्था को तोड़ पाएगी? फिलहाल तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की गठबंधन सरकार है और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है। डीएमके की छवि द्रविड़ आंदोलन और सामाजिक न्याय की पार्टी वाली है। एआईएडीएमके पिछली बार चुनाव हारी थी, लेकिन अब वो सत्ता में वापसी की कोशिश में है। इस बार बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा राजनीतिक समीकरण बनेगा। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी अब तक यहां बहुत कमजोर रही है। 2021 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और वो भी एआईएडीएमके गठबंधन की वजह से। अकेले दम पर बीजेपी का तमिलनाडु में कोई खास आधार नहीं है। तमिल अस्मिता और द्रविड़ राजनीति यहां इतनी मजबूत है कि राष्ट्रीय पार्टियों को घुसने में मुश्किल होती है। केरल भारत का एकमात्र राज्य जहां अब भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं और एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में है। केरल में लंबे समय से एक परंपरा रही है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, कभी एलडीएफ तो कभी यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेकिन 2021 में एलडीएफ ने यह परंपरा तोड़ दी। उन्होंने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, जो केरल के इतिहास में बहुत बड़ी बात थी। सवाल है कि क्या 2026 में भी एलडीएफ तीसरी बार जीतकर इतिहास रच सकता है या फिर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन इस बार सत्ता में वापसी की पूरी तैयारी कर रहा है। वो एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा बना रहे हैं और पिनाराई विजयन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं और चुनाव बहुत कड़ा होने वाला है। बीजेपी के लिए केरल भी बड़ी चुनौती है। अब तक बीजेपी केरल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने त्रिशूर सीट जीती थी, जो उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। और दिसंबर 2025 में तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव भी बीजेपी ने जीता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि धीरे धीरे ही सही केरल में बीजेपी का आधार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार बनाना भी मुश्किल लगता है। केरल में धार्मिक समीकरण भी बहुत अहम है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदायों की अच्छी खासी आबादी है। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही इन तीनों समुदायों को साधने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक पर फोकस किया है, लेकिन केरल में हिंदुत्व की राजनीति उतनी आसानी से नहीं चलती जितनी उत्तर भारत में चलती है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की, जो भारत की सबसे छोटी विधानसभा है, जिसमें सिर्फ 30 सीटें हैं। 2021 में यहां कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और उसके बाद एआईएनआरसी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री बने। यह पहली बार था जब बीजेपी सीधे तौर पर पुडुचेरी में सत्ता का हिस्सा बनी। पुडुचेरी में गठबंधन सरकार कितनी सफल रही, इसका जवाब 2026 के चुनाव में मिलेगा। कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर गठबंधन बनाया है और वो सत्ता में वापसी की कोशिश में है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने धोखे से सरकार गिराई थी और अब वो इसे मुद्दा बना रहे हैं। पुडुचेरी में तमिल संस्कृति और फ्रेंच विरासत दोनों का मिश्रण है। ये पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश था और आज भी यहाँ की संस्कृति में फ्रेंच प्रभाव दिखता है। राजनीतिक रूप से पुडुचेरी तमिलनाडु की राजनीति से बहुत जुड़ा हुआ है। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों की यहाँ मजबूत पकड़ रही है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे देशों की और शुरू करते हैं भारत की सीमाओं से जुड़े हुए देश। 2026 में दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में चुनाव होने वाले हैं और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा बांग्लादेश की है।
12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव होंगे। ये शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहला चुनाव है। अगस्त 2024 में छात्रों के आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी। शेख हसीना जान बचाने भारत आ गई और अब वो दिल्ली में है। उनकी पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया है। बांग्लादेश में फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है। चुनाव में सबसे बड़ी दावेदार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी है। इस पार्टी की नेता खालिदा जिया का निधन हो चुका है, लेकिन उनकी पार्टी बहुत मजबूत है। बीएनपी 2008 से सत्ता से बाहर है और अब 18 साल बाद उन्हें सत्ता में आने का मौका मिल रहा है। सभी सर्वे और विश्लेषण कह रहे हैं कि बीएनपी चुनाव जीत सकती है। बीएनपी के नेता तारिक रहमान हैं, जो खालिदा जिया के बेटे हैं। तारिक रहमान 17 साल से लंदन में निर्वासन में थे। दिसंबर 2025 में वो बांग्लादेश वापस लौटे और उनका भव्य स्वागत हुआ। अगर बीएनपी जीतती है तो तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश को 35 साल बाद नया प्रधानमंत्री मिलेगा, क्योंकि 1991 से बांग्लादेश में सिर्फ 2 लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, शेख हसीना और खालिदा जिया। ये दोनों महिलाएं बांग्लादेश की राजनीति पर 35 साल तक छाई रही। अब तारिक रहमान के नेतृत्व में नई पीढ़ी सत्ता में आने वाली है, अगर आती है तो। लेकिन तारिक रहमान का अतीत विवादों से भरा है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। बीएनपी की मुख्य प्रतिद्वंदी जमाते इस्लामी है। 2013 से जमात के चुनाव लड़ने पर बैन था, क्योंकि उन्हें संविधान विरोधी माना गया था। 1971 की आजादी की लड़ाई में भी जमात का रोल विवादित था, लेकिन अब अंतरिम सरकार ने यह बैन हटा दिया। जमात पाकिस्तान से वैचारिक तौर पर जुड़ी है और इस्लामिक राजनीति में विश्वास करती है। भारत के लिए बांग्लादेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। शेख हसीना भारत की करीबी मित्र हैं और उनकी सरकार में भारत बांग्लादेश संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन अगर बीएनपी या जमात सत्ता में आती है तो रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ सकता है, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है। 12 फरवरी के चुनाव के साथ साथ बांग्लादेश में जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी होगा। ये चार्टर बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की बात करता है। छात्र आंदोलन की मांगों को इसमें शामिल किया गया है। तो बांग्लादेश में सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, बल्कि देश का संविधान और राजनीतिक व्यवस्था भी बदल सकती है। अब बात करते हैं नेपाल की, जहां 5 मार्च 2026 को चुनाव होंगे। ये नेपाल के लिए ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि ये जेन ज़ी आंदोलन के बाद पहला चुनाव होगा। सितंबर 2025 में नेपाल में युवाओं का बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें हिंसा भी हुई और मौतें भी हुई। उस समय नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, इनका गठबंधन सरकार में था। जेन ज़ी ने पुराने नेताओं से तंग आकर उनके खिलाफ आवाज उठाई। आंदोलन इतना तेज हो गया कि केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद अंतरिम सरकार बनी, जिसकी प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी। वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी हैं। अब 5 मार्च को नेपाल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोकसभा के 275 सदस्यों का चुनाव होगा। इस चुनाव में सबसे चर्चित चेहरा है बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं और जेन ज़ी आंदोलन का चेहरा भी रहे थे। वो काफी लोकप्रिय हैं और अब संसद का चुनाव लड़ रहे हैं। नेपाल की 10 कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर एक नई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई है। जेन ज़ी आंदोलन के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों ने महसूस किया कि अगर वो अलग अलग रहे तो हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने एकजुट होने का फैसला किया। इस गठबंधन में पुष्प कमल दहल प्रचंड की माओवादी पार्टी भी शामिल है। प्रचंड ने खुलेआम जेन ज़ी आंदोलन और पूर्व डिप्टी पीएम रवि लामिछाने का समर्थन किया था। आंदोलन के दौरान रवि लामिछाने को उनके युवा समर्थकों ने जेल से छुड़वाया था। केपी शर्मा ओली अब भी यूएमएल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जेन ज़ी आंदोलन की आलोचना की। उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन मुर्गियों, बकरियों और लोमड़ियों का गठबंधन है, जो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन पुराने नेता साफ देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी अब उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। भारत के लिए नेपाल का चुनाव भी अहम है। ये भी पड़ोसी देश है। नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और भारत नहीं चाहता कि नेपाल की सरकार चीन के करीब जाए। नेपाली कांग्रेस और यूएमएल दोनों से भारत के संबंध रहे हैं, लेकिन नई कम्युनिस्ट पार्टी और जेन ज़ी नेता किस तरफ झुकेंगे, ये देखना होगा। अब बात करते हैं म्यांमार की। वहां भी चुनाव हो रहे हैं 3 चरणों में। पहला हुआ 28 दिसंबर 2025 को, दूसरा 11 जनवरी 2026 को और तीसरा होगा 25 जनवरी 2026 को। लेकिन इन्हें दुनिया में लोकतांत्रिक नहीं माना जा रहा।
फरवरी 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद यह पहला चुनाव है। सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका था और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया था। वह भी हिरासत में है और उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। सेना ने जो चुनाव करवाए उनमें ज्यादातर विपक्षी दलों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने इन चुनावों को फर्जी बताया। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सैन्य सरकार को वैधता देने का नाटक था, असली लोकतंत्र नहीं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक तख्तापलट के बाद से अब तक हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। भारत के लिए म्यांमार का संकट बहुत गंभीर मुद्दा है। दोनों देशों के बीच 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है जो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। भारत ने हमेशा म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की मांग की है, लेकिन रणनीतिक हितों को देखते हुए सैन्य सरकार से संवाद भी बनाए रखा है। म्यांमार में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। सैन्य सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को तोड़ने के लिए चीन के करीब जा रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा के लिहाज से भी म्यांमार बहुत अहम है। यहां से विद्रोही संगठनों को समर्थन मिलने का खतरा हमेशा बना रहता है। म्यांमार के अस्थिर होने से भारतीय सीमा पर भी असर पड़ता है। रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा भी संवेदनशील है, तो म्यांमार में जो भी होता है उसका सीधा असर भारत की विदेश नीति और सीमा सुरक्षा पर पड़ता है। अब बात इजराइल की। इजराइल में 27 अक्टूबर 2026 को संसदीय चुनाव होने हैं। ये चुनाव बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। 1996 से उन्होंने कई बार सरकार बनाई है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध हुआ। 2 साल में इस युद्ध के दौरान हजारों लोग मारे गए और एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गई। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप भी है और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। इजराइल के कानून के मुताबिक उन्हें तब तक इस्तीफा नहीं देना होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उन्हें दोषी नहीं ठहरा देता। नेतन्याहू नवंबर 2025 में फिर से लिकुड पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने साफ कर दिया कि वो 2026 के चुनाव में उतरेंगे और उन्हें भरोसा है कि वो जीतेंगे भी। अक्टूबर 2025 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गाजा युद्ध पुनर्जन्म का युद्ध है और इसने इजराइल को मजबूत बनाया है। इजराइल में पिछले कई चुनावों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, हमेशा गठबंधन सरकार बनती है। नेतन्याहू अभी दक्षिणपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन में है और बहुत कम बहुमत से सरकार चला रहे हैं। 2026 के चुनाव में भी गठबंधन सरकार बनना लगभग तय है। सवाल यह है कि नेतन्याहू फिर से गठबंधन बनाने में सफल होंगे या नहीं। गाजा युद्ध और बंधकों की मौत का मुद्दा चुनाव में सबसे बड़ा होगा। नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में शांति तब तक नहीं आएगी जब तक हमास निहत्था नहीं हो जाता। लेकिन इजराइल में बहुत से लोग युद्ध से थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि शांति हो। तो नेतन्याहू की राजनीतिक किस्मत का फैसला इसी चुनाव से होगा। तो ये तो कुछ खास देश मैंने आपको बताए, लेकिन दुनिया के 40 देशों में चुनाव होने हैं 2026 में। मतलब सिर्फ भारत, बांग्लादेश, नेपाल और इजराइल में ही नहीं, 40 से ज्यादा देश कौन से हैं? 11 जनवरी बेनिन में संसदीय चुनाव। पश्चिम अफ्रीका के इस छोटे से देश में 83 सीटों वाली नेशनल असेंबली के लिए मतदान हुआ। बेनिन में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है, लेकिन राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन की पार्टी का प्रभाव काफी मजबूत है। 15 जनवरी युगांडा में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव। युगांडा में 1986 से योवेरी मुसेवेनी सत्ता में है, यानी लगभग 40 साल से एक ही शख्स देश चला रहा है। मुसेवेनी की उम्र अब 80 के पार है, लेकिन वो फिर से चुनाव लड़े हैं। विपक्ष पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा है और कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युगांडा में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंतित है। 18 जनवरी पुर्तगाल में राष्ट्रपति चुनाव। यूरोप के इस देश में राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल में होता है। पुर्तगाल में संसदीय लोकतंत्र है, जहां प्रधानमंत्री असली शक्ति रखते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते पुर्तगाल की राजनीति यूरोप की राजनीति से जुड़ी हुई है। 15 मार्च वियतनाम में संसदीय चुनाव। वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की एक दलीय व्यवस्था है। चुनाव तो होते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के बाहर की पार्टियों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। तो वियतनाम का चुनाव असल में पार्टी के अंदर के गुटों के बीच की राजनीति है। 22 मार्च स्लोवेनिया में संसदीय चुनाव।
पूर्वी यूरोप का एक छोटा सा देश, यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सदस्य है। स्लोवेनिया में राजनीतिक स्थिति काफी स्थिर रही है। 22 मार्च रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में राष्ट्रपति चुनाव। वैसे आपको बता दूं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC ये दो अलग देश हैं और अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। 12 अप्रैल पेरू में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव। दक्षिण अफ्रीका के इस देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। पिछले कुछ सालों में कई राष्ट्रपतियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2022 में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग के बाद गिरफ्तार किया गया। अब देखना है कि 2026 में पेरू की जनता किसको सत्ता में लाती है। 13 अगस्त जाम्बिया में आम चुनाव। दक्षिण अफ्रीका के इस देश में लोकतंत्र की स्थिति बेहतर मानी जाती है। 2021 में यहां शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ था, जो अफ्रीकी देशों के लिए बड़ी बात थी। अक्टूबर में डेनमार्क और बहामास में चुनाव। 4 अक्टूबर बोस्निया हर्ज़गोविना में चुनाव। यह यूरोप का एक जटिल देश है जहां 3 जातीय समूह हैं और सत्ता को बांटने की व्यवस्था है। 3 नवंबर अमेरिका का मिड टर्म इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में राष्ट्रपति बने थे और ये चुनाव उनके लिए बड़ी परीक्षा होगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सेनेट की 35 सीटों पर मतदान होगा। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस में बहुमत हासिल कर लेती है तो ट्रंप की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो साल 2026 सिर्फ चुनावों का साल नहीं है, लोकतंत्र की परीक्षा का साल है। भारत में पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक 5 राज्यों में तय होगा कि क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व कायम रहेगा या राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में आएंगी। ममता बनर्जी इतिहास रचेंगी या बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बनाएगी। तमिलनाडु में विजय की पार्टी कितना असर डालेगी। केरल में लेफ्ट का किला टूटेगा या मजबूत होगा। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में 35 साल बाद कौन सा नया प्रधानमंत्री आएगा। क्या तारिक रहमान बांग्लादेश को नई दिशा देंगे या पुरानी राजनीति फिर दोहराई जाएगी। नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद युवा पीढ़ी सत्ता में आएगी या पुराने नेता फिर से गद्दी संभालेंगे। इजराइल में नेतन्याहू का युग खत्म होगा या वो फिर से जीत जाएंगे। अमेरिका से लेकर ब्राजील तक, स्वीडन से लेकर इथियोपिया तक हर देश में लोग अपनी किस्मत खुद तय करेंगे। कहीं तानाशाही के खिलाफ आवाज उठ रही है तो कहीं लोकतंत्र की मजबूती के लिए संघर्ष चल रहा है। थाईलैंड में युवा पीढ़ी बदलाव चाहती है तो कोलंबिया में ड्रग की राजनीति बड़ा मुद्दा है और ईरान में क्या हो रहा है तो हम देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर 2026 इस बात का सबूत बनेगा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि अपने भविष्य को खुद गढ़ना है। और जब अरबों लोग एक साथ अपनी आवाज उठाएंगे तो दुनिया की दिशा तय होगी। ये सफर अभी शुरू हुआ है और हर वोट मायने रखता है। हमारी आज की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर भेजें कमेंट सेक्शन में।